जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास होगा कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के पूर्व में पूछे गए प्रश्न पत्र का कि कैसे उसका व्याख्या किया जाएगा। और हम लोग थे सन 2009 के विधि प्रश्न पत्र द्वितीय पे। आज हम उसका चर्चा करेंगे। विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। तो हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, प्रक्रिया और साक्ष्य विधि से संबंधित। मौखिक साक्ष्य सभी मामलों में प्रत्यक्ष होना चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सुसंगत धाराओं को निर्दिष्ट करके उदाहरणों के साथ इस नियम की व्याख्या कीजिए। देखिए, इस विषय पर हमने कल ही वीडियो बनाया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 और 60 इस पे रिलेवेंट जो है आंसर होंगे। और धारा 3 का भी आप चाहें तो उसमें वर्णन कर सकते हैं कि साक्ष्य क्या होता है। हमने किया भी है, आप लोग उसको वीडियो ज़रूर देखिएगा कि उसमें आधे घंटे का वीडियो है और बहुत बढ़िया हमने उसमें अध्याय 4 और अध्याय 5 के बारे में एक्सप्लेन किया है कि कैसे एक मौखिक साक्ष्य साबित किए जाएंगे और कैसे जो है दस्तावेजी साक्ष्य साबित किए जाएंगे। तो उसको आप देख लीजिएगा। और उसके बाद चाहें तो इसमें शरद वृद्धिचंद शारदा बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 का मामला चाहें तो दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो जो धारा 59 और 60 है उतना ही पर्याप्त है इस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। क्योंकि 59 में यही कहा गया है कि जो दस्तावेज साक्ष्य की अंतर्वस्तु है उसके सिवाय कोई भी मौखिक साक्ष्य से साबित किया जाएगा। और धारा 60 में कहा गया है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या होगा उसका एक्सप्लेन किया गया है धारा 60 में। तो वो आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा और उसका आंसर इस आधार पर दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 बी है। ये कह रहा है कि साक्षी की विश्वसनीयता किस ढंग से अधिक्षेपित की जा सकती है। अपने उत्तर के समर्थन में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा को विनिर्दिष्ट कीजिए। इसका आंसर धारा 155 और धारा 146 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है, उससे संबंधित क्वेश्चन का आंसर है। 155 में वो 3 तरीके बताए गए हैं कि साक्षी की विश्वसनीयता पे किस तरीके से उसको झुठलाया जा सकता है कि विश्वास के अयोग्य है। तो पहला उसमें जो तरीका बताया गया है कि उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा जो वह परिसाक्ष्य देते हैं कि साक्षी के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर वे विश्वसनीयता का अपात्र समझते हैं। अब देखिए, धारा 55 और धारा 146 में जो बेसिक अंतर है ना, वो धारा 146 में कह रहा है कि सील पर लांछन लगाकर विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया जाता है, जबकि यहाँ क्या है, अन्य साक्ष्य को प्रस्तुत करके ये साबित किया जाता है कि वो विश्वास के अपात्र है। दूसरा इसमें कह रहा है कि यह साबित किए जाने द्वारा कि साक्षी को रिश्वत दी गई है या उसने रिश्वत की प्रस्तावना प्रतिगृहित कर ली है या उसे अपना साक्ष्य देने के लिए कोई अन्य भ्रष्ट उत्प्रेरणा मिली है। तीसरा कह रहा है कि उसके साक्ष्य के ऐसे भाग से जिसका खंडन किया जा सकता है असंगत पिछले कथनों को साबित करने के द्वारा किया जा सकता है। मतलब जो कोई स्टेटमेंट पहले दिया है और उसका बाद में कोई स्टेटमेंट आता है तो उसको कंट्राडिक्ट करा करके उसका ये साबित किया जा सकता है न्यायालय में कि व्यक्ति विश्वसनीयता के अपात्र है। अब चूंकि इसका जो स्पष्टीकरण है वो ये कह रहा है कि एक बार यदि साक्षी ने अपने जो भी उसको विश्वसनीयता का अधिक्षेप लगाया जा रहा है कि ये व्यक्ति विश्वास के अपात्र है, यदि उसका खंडन कर देता है तो फिर उस खंडन के बारे में कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। अब इसका उद्देश्य ये है कि जो फैक्ट इन इशू है न्यायालय को उसको साबित करना है, न कि साक्षी के ही फैक्ट इन इशू बना दिया जाए कि अब साक्षी जब तक वो उसका साक्षी का जो साक्ष्य है वही यदि फैक्ट इन इशू नहीं है तब तक उसके फिर खंडन के बाद आगे जो है उसका साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मेन मुद्दे से व्यक्ति भटक जाएंगे। मेन मुद्दा क्या है कि फैक्ट इन इशू है, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में कि क्या ए ने बी की हत्या की है, कि अब ये बात साबित करना है कि ए ने बी की हत्या की है कि नहीं है। अब साक्षी उसमें जो है गलत है कि सही है, अब ये थोड़ी साबित करना है। अब उसके खंडन में फिर बार बार तो वो लिंगर हो जाएगा, इसलिए यहाँ सीधे सीधे मनाई। हाँ, एक जरूर इसमें रिलीफ दिया है कि यदि साक्षी गलत बात कर रहा है तो मिथ्या साक्ष्य के लिए अलग से उस पर अभियोग लगाया जा सकता है। तो इसका वर्णन कर देंगे और इसके साथ में चाहे तो 2-4 के सलाह हैं उसको दे करके इस क्वेश्चन का आंसर पूरा किया जा सकता है। जैसे एक जीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब है, इसमें कहा गया है कि
किसी गवाह का पूर्व के विपरीत कथन केवल उसकी गवाही के खंडन के में प्रयोग किया जा सकता है, किसी अन्य गवाह के विरुद्ध नहीं। इसके कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई गवाह आ रहा है और उसका कोई पहले का स्टेटमेंट है तो केवल उसी के कंट्राडिक्शन के लिए दिया जाएगा, न कि किसी अन्य गवाह का कंट्राडिक्ट, माने एक गवाह का दूसरे गवाह से कंट्राडिक्ट करा करके विश्वसनीयता पे अधिक्षेप नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर एक गवाह अपना बयान देता है कि उसने क्या देखा है, क्या सुना है या क्या अनुभव किया है। इसी प्रकार विनय कुमार सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार के मामले में कहा गया है कि साक्षी ने अपने पहले साक्ष्य को बदल दिया तथा दूसरा साक्ष्य पहले साक्ष्य से असंगत था। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया कि साक्षी का ध्यान उसके पहले बयान की ओर आकर्षित करते हुए उसके बदले हुए साक्ष्य का खंडन किया जा सकता है। प्रति परीक्षा के उन बयानों के संबंध में केवल प्रश्न पूछना पर्याप्त नहीं था। इसके भी कहने का तात्पर्य यही है कि सिर्फ उसका कंट्राडिक्शन कराया जा सकता है, इसके अलावा उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे करके इस क्वेश्चन का आंसर पूर्ण कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 2A है। अभियुक्त से प्राप्त की गई सूचना में से कितनी उसके विरुद्ध विचारण में साबित की जा सकती है। पुनः कह रहा है कि राम हत्या के अपराध का अभियुक्त पुलिस अधिकारी के समझ कहा है कि वह चाकू जिसके द्वारा मैंने सोहन को मारा था मेरे द्वारा खेत में छिपाया गया है, जिसे मैं खोज सकता हूं। इस सूचना पर पुलिस अधिकारी उक्त चाकू को खेत से प्राप्त करता है जिस पर मानव रक्त पाया जाता है। क्या अभियुक्त द्वारा दिया गया पूरा कथन साक्ष्य में ग्राह्य है? यदि नहीं तो कौन सा भाग साक्ष्य में ग्राह्य है? स्पष्ट रूप से कारण देते हुए वर्णन करें। देखिए 2 पैरे में ये क्वेश्चन है। पहला पैरा तो सीधे सीधे है तो दोनों धारा 27 पर ही, लेकिन पहला पैरा जो है उसको 27 का पूरा व्याख्या करना है, क्योंकि जो 27 कह रहा है कि जो धारा 25 और 26 है कि पुलिस से या पुलिस अभिरक्षा में किए गए किसी भी व्यक्ति का कन्फेशन यानी संस्कृति ग्राह्य नहीं होगा, उसको न्यायालय में प्रक्रिया में प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए जिसने अपराध किया है कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है जिससे किसी भौतिक तथ्यों का पता चले और वो भौतिक तथ्य किससे संबंधित हो, फैक्ट इन इशू से या रिलेवेंट फैक्ट से, तो वो ग्राह्य होगा और उतना स्टेटमेंट ही ग्राह्य होगा जिससे उसका भौतिक तथ्य का पता चला है। इसका वर्णन कर सकते हैं। उसके बाद अब पुनः जो दूसरा इसका जो पैरा है जिसमें दृष्टांत बनाया है, तो इसके लिए आप पुलुकुरी कोटैया बनाम किंग एम्परर का मामला है या मोहम्मद इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला है, इसको दे करके इस क्वेश्चन का आंसर पूरा कर सकते हैं। या अग्नू नगेसिया बनाम बिहार राज्य का मामला है, उसको भी आप दे सकते हैं, क्योंकि ये जो इलस्ट्रेशन दिया गया है, इसमें दृष्टांत दिया गया है, वो इन सब केसों से मिलता जुलता है। अब जैसे पुलुकुरी कोटैया बनाम किंग एम्परर में कहा गया था कि जो अभियुक्त नंबर 6 था, सब इंस्पेक्टर के समक्ष लिखा उसने बयान कि लगभग 14 दिन पहले मैंने और कोटैया मेरे साथी शिवैया आदि की प्रतीक्षा में छिपे हुए थे। हम लोगों ने शिवैया को मार डाला। रमैया जो हमारी पार्टी में था के पास भाला था, वह मुझे दे दिया। मैंने उसे अपनी छड़ी को गांव में काला मरुसी के घर में छिपा दिया। यदि आप आएँ तो मैं उसे दिखा दूंगा। अब प्रीवी काउंसिल ने क्या किया कि भाला और अपनी छड़ी को काला मारूस के घर में छिपा दिया है, यदि आप आएँ तो मैं दिखा दूंगा। बस इतने स्टेटमेंट को उसने एक्सेप्ट किया, बाकी के स्टेटमेंट को अग्राह्य कर दिया। अब मोहम्मद इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में क्या है कि इसमें कहा कि मैं वह स्थान बताऊंगा जहां वे 3 रासायनिक ड्रम रखे हैं जिन्हें मैं 1 अगस्त को हाजी बंदरगाह से उठाया था। अब इसमें जो पहला स्टेटमेंट है कि मैंने वो रासायनिक ड्रम जो है 3 ड्रम रखे थे, ये मैं बता दूंगा कहाँ है, उसको ये रिलेवेंट माना गया इस धारा 27 में और उसको ही ग्राह्य किया गया। अब चाहे तो धारा 27 की संवैधानिकता पे संबंधित जो देवमन उपाध्याय बनाम स्टेट ऑफ यूपी है उसका भी हवाला दे सकते हैं 2 लाइन में कि इसको संवैधानिक घोषित किया गया था। और इसके बाद अग्नू नगेसिया बनाम बिहार राज्य का मामला भी इसी से मिलता जुलता है, इसको भी चाहें तो आप वर्णन कर सकते हैं। इसमें स्टेटमेंट था कि मेरी चाची ने अपनी जायदाद अपनी लड़की को दिया है। आज सवेरे मैंने अपनी चाची के दामाद और लड़की को भी मार डाला। इसके बाद मैं अपनी चाची के घर गया, मैंने उसके सिर पर मारा, वह मर गई। समस्त मृतक शरीरों तथा नुकीले हथियार को जिससे कि मैंने उन्हें मारा था वे वहाँ पड़े हैं जहाँ मैंने उन्हें गाड़ दिया है, मैं उन्हें दिखला सकता हूँ। अब इसमें न्यायालय ने क्या किया कि जो 100 तथा हथियार थे जहाँ उसने गाड़ा था उसको तो ग्राह्य कर दिया, बाकी के स्टेटमेंट को अग्राह्य कर दिया कि मैंने मारा था या मैंने उनको सुबह मारा था, ये सब स्टेटमेंट हटा दिया क्योंकि ये पुलिस अभिरक्षा में कहे गए थे। लेकिन वो स्टेटमेंट कि मैं उनको दिखा सकता हूँ जहाँ वो 100 या हथियार गाड़े गए हैं, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो फैक्ट इन इशू है, फैक्ट इन इशू को ये कॉर्रोबोरेट कर रहा है,
या अन्य फैक्ट को ये रिलेवेंट कर रहा है, तो इस वजह से इसको ग्राह्य कहा गया। एक प्रकार से आवश्यकता सब कह लीजिए कि एंड ऑफ जस्टिस ना हो या फेलोर ऑफ जस्टिस ना हो पीड़ित के साथ, तो इस सेक्शन को रिलेवेंट बताया गया। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी है। एक महिला जिसका गला किसी धारदार अस्त्र से काट दिया गया है, अपनी मृत्यु के पहले संकेतों द्वारा यह इंगित किया कि बी वह व्यक्ति है जिसने उसका गला काटा है। क्या संकेत द्वारा किया गया ए का कथन बी के विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य है? देखिए, धारा 8 और 32(1) से संबंधित है और केस है ये क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला का मामला है। इसी केस से रिलेट करके ये क्वेश्चन बनाया गया है और हम लोग को इस क्वेश्चन का आंसर जो है उसमें लिखना क्या है कि जो धारा 8 में बताया गया है कि जो आचरण है वो स्टेटमेंट के साथ कैसे रिलेवेंट होते हैं। मतलब यदि कोई स्टेटमेंट है तो वो आचरण के साथ साथ ही रिलेवेंट होगा और उसको कॉरबोरेट कर रहा है। इस केस में कहा गया कि नहीं, धारा 8 के तहत इसका स्टेटमेंट जो है रिलेवेंट नहीं होगा क्योंकि इसके आचरण से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। यह सीधे सीधे 32(1) में डाइन डिक्लेरेशन में जाएगा। तो धारा 32 का भी आप जिक्र कर दीजिए कि उसमें कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों का स्टेटमेंट जो मर गया है मिल नहीं सकता है या विलंब या व्यय के बिना उपात्त नहीं किया जा सकता है, या न्यायालय जो है उसको अपने उस मामले में साक्षी के रूप में बुला नहीं सकती या तलब नहीं कर सकती है। तो ऐसे व्यक्तियों का कथन 32 में ग्राह्य होता है। लेकिन 32(1) में जो डाइन डिक्लेरेशन है उसका है कि वो ऐसे व्यक्तियों का कथन है जो कि अपने मृत्यु के बारे में किया हो और ऐसी परिस्थितियों के बारे में किया हो जिनकी परिस्थितियों के भीतर उसकी मृत्यु हुई है, उसका स्टेटमेंट रिलेवेंट हो जाता है। और ये भी कहा गया है कि यदि वो व्यक्ति बच जाता है, जैसे ये धारा 32(1) में है, तो क्या किस सेक्शन में होगा? तो धारा 157 में जो है उसको कॉरबोरेट करने के लिए जो बात कही गई है संपोषक साक्ष्य के रूप में, उसका साक्ष्यग्राह्य होगा। यदि मर गया तो 32(1) में रिलेवेंट होगा। तो इस तरीके से आप इसका देश है। साथ में भी कह सकते हैं कि भले उसके मरने की प्रत्याशंका थी या न थी, ये स्टेटमेंट उसका रिलेवेंट हो जाएगा 32(1) में मृत्युकालिक कथन के रूप में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला का मामला दर्शाते हुए, और साथ में चाहे तो प्रिवी काउंसिल ने चंद्रशेखर बनाम द किंग एम्परर के मामले में भी कहा था यही बातें, तो उसको भी आप देख करके इस क्वेश्चन का आंसर पूर्ण कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है 3A, लेखा पुस्तिकाओं में की प्रविष्टियां कैसे साबित की जाती हैं? दस्तावेज साक्ष्य की ग्राह्यता तथा उसके प्रमाण के ढंग एवं तरीके के संबंध में अंतर यदि कोई हो बताइए। पूर्वोक्त आक्षेप कब और किस प्रक्रम पर उठाए जा सकते हैं? एक दस्तावेज एक प्रदर्श के रूप में चिन्हांकित किया जाता है। क्या इसकी ग्राह्यता का प्रश्न पहली बार अपील में उठाया जा सकता है? इस बिंदु पर सुसंगत निर्णय विधियों को निर्दिष्ट करें। देखिए, 2 पैरे में क्वेश्चन है। पहला पैरा तो धारा 34, 39 और जो क्या नाम है कि दस्तावेजी साक्ष्य है धारा 64 में जो बताया गया है कि प्राथमिक साक्ष्य के माध्यम से दिया जाएगा, यदि नहीं उपलब्ध है तो सेकेंडरी एविडेंस के माध्यम से दिया जाएगा। इस तरीके से आप वर्णन करके इसका आंसर दे सकते हैं। दूसरा वाला जो इसका पैरा है वो धारा 99 CPC तथा एविडेंस एक्ट का धारा 167 से रिलेट करके है। तो यानी कि 2 पैरा में है। पहले पैरे का आंसर आप देंगे कि जो धारा 34 में कहा गया है कि लेखा वहियों में जो प्रविष्टियां हैं वो भी साबित की जा सकती हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। एकमात्र इसी के आधार पर आप पूरे मामले को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से आप वर्णन कर देंगे। और साथ में दृष्टांत भी चाहें तो उसी धारा में जो दृष्टांत है उसका दे सकते हैं कि बी पर ए 1000 रुपये के लिए वाद लाता है और लेखा बहियों की वे प्रविष्टियां प्रदर्शित करता है जिसमें बी को इस रकम के लिए उसकी ऋणी दर्शित किया गया है। ये प्रविष्टियां सुसंगत हैं किंतु ऋण साबित करने के लिए अन्य साक्ष्य के बिना पर्याप्त नहीं है। इस तरीके से आप कह सकते हैं। और इसके बाद 39 में जो बात कही गई कि यदि कोई बहुत बड़ा है लेखा बही तो कितने पार्ट को साबित करना होगा, तो सिर्फ उतने के ही जितने पार्ट के आप रिलेवेंट हैं उस संबंधित है फैक्ट इन इशू से या रिलेवेंट फैक्ट से, तो उतने ही पार्ट को आप न्यायालय में रख के साबित कर सकते हैं। और ये प्राइमरी एविडेंस द्वारा भी साबित हो सकता है, सेकेंडरी एविडेंस द्वारा भी हो सकता है। तो जैसा आप सिचुएशन होगा उस अनुरूप साबित किया जा सकता है। सेकेंड पैरा जो है ये कह रहा है कि एक दस्तावेज एक प्रदर्श के रूप में चिन्हांकित किया जाता है। क्या इसकी ग्राह्यता का प्रश्न पहली बार अपील में उठाया जा सकता है? इस बिंदु पर सुसंगत निर्णय विधियों को निर्दिष्ट करिए। तो धारा 167 कह रहा है जो साक्ष्य अधिनियम है कि किसी भी प्रकार का
अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा किसी साक्ष्य की अनियमितता पर साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अनुचित रूप से अग्रहण मात्र से ही ऐसा निर्णय उलटने योग्य या परिवर्तन करने योग्य नहीं होगा जब तक कि उस लोप, अनियमितता या अनुचित रूप से ग्रहण या ग्रहण के फलस्वरूप निर्णय प्रभावित नहीं हुआ है। यानी कि यदि निर्णय प्रभावित नहीं हुआ है तो इसको अपील में उठाने से कोई फायदा नहीं है या पुनरीक्षण न्यायालय में उठाने से कोई फायदा नहीं है। इसको न्यायालय द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इनके जो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्शन है। दूसरा, यदि जब धारा 99 CPC पढ़ते हैं तो इसमें कह रहा है कि पक्षकारों या वाद हेतुकों के ऐसे कुसंयोजन, असंयोजन के या वाद की किन्हीं भी कार्रवाइयों में ऐसी गलती, त्रुटि या अनियमितता के कारण जिससे मामले के गुणागुण या न्यायालय की अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है और कोई भी डिक्री अपील में न तो उल्टी जाएगी और न उसमें सारभूत फेरफार किया जाएगा और न कोई मामला अपील में प्रतिप्रेषित किया जाएगा, परंतु इस धारा की कोई भी बात आवश्यक पक्षकार के असंयोजन को लागू नहीं होगा। अब इस धारा का कहने का तात्पर्य है धारा 99 का कि यदि कोई ऐसा पक्षकार है जो असंयोजित हो जाता है, जो आवश्यक पक्षकार है, अगर जो उसको असंयोजित किया जा रहा है यानी कि उस मामले में नहीं रखा गया, तो आप उसका निष्पादन कैसे कराएंगे डिक्री का, किसके खिलाफ कराएंगे? तो इसलिए इसकी ज़रूरी है। तो वहाँ तो है कि भाई असंयोजन के मामले में रखा जाएगा, लेकिन यदि कुसंयोजन हो गया है या विसंयोजन हो गया है तो या संयोजन ही हुआ है लेकिन आवश्यक पक्षकार का नहीं हुआ है, तो इस आधार पर ही मामले में न तो फेरफार किया जाएगा, न तो उल्टा जाएगा, न तो किसी प्रकार का कोई बदलाव किया जाएगा यदि सक्षम न्यायालय द्वारा गुण दोष के आधार पर सुनवाई हो चुकी है। तो इस तरीके से आंसर इसका पूर्ण कर सकते हैं धारा 167, धारा 199 का आधार दिखा करके। अब इसमें एम रामप्पा बनाम एम राजप्पा AIR 1963 का मामला है, चाहे तो इसको देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं भी देना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने से आपका क्वेश्चन पूर्ण हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3B कह रहा है कि पति X की पत्नी थी P, X के मृत्यु के 2 माह पश्चात वह Y से पुनर्विवाह करती है। विवाह के 5 माह पश्चात P के एक पुत्र Z उत्पन्न होता है। Z का पिता विधितक कौन है? साक्ष्य अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को निर्दिष्ट करके उत्तर दीजिए। देखिए, धारा 112 साक्ष्य अधिनियम पे सीधे सीधे ये क्वेश्चन है और उसमें यही कहा गया है कि यदि कोई पति पत्नी वैध विवाह के दौरान यानी कि वैध विवाह के होते हुए यदि किसी बच्चे को जन्म देते हैं या तलाकशुदा स्त्री 280 दिन के भीतर किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसी व्यक्ति का ये धर्मज पुत्र माना जाएगा और यह निश्चायक सबूत होगा, जब तक कि इस बात को साबित न कर दिया जाए कि जिस समय गर्भाधान होना था उस समय ये पति पत्नी पहुंच के बाहर थे। इस क्वेश्चन में भी यही बात है, भले ही 5 महीना के दूसरे दिन भी यदि लड़का पैदा होता है तो चूंकि वैध विवाह के दौरान हुआ है तो उसी व्यक्ति का माना जाएगा जिस व्यक्ति से विवाह हुआ है तलाक के पश्चात। लेकिन यदि अगर जो खंडन करना चाहे तो इस बात को खंडित कर सकता है कि जिस समय ये बच्चा गर्भाधान हुआ था हमारी और इसकी पहुंच नहीं थी, इसलिए ये मेरा बच्चा नहीं है। लेकिन यदि देखा जाए धारा 112 बेयर एक्ट तो सीधे सीधे जो पश्चातवर्ती जिससे शादी हुई है तो भले ही 5 महीना बाद वो पुत्र हुआ है वो धर्मज पुत्र उसका माना जाएगा और इस प्रकार से इसका आंसर दे सकते हैं। इसमें चाहे तो एक केस है चिलकुरी वेंकटेश्वर राजू बनाम चिलकुरी वेंकटा नारायण का मामला है, इसको चाहे तो आप दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो केवल बेयर प्रोविजन लिख देंगे, इसका क्वेश्चन का आंसर पूर्ण हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि दांडिक विचारण में निम्नलिखित त्रुटियों का प्रभाव क्या होगा? दंड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत प्रावधानों को निर्दिष्ट करके स्पष्ट कीजिए। ए है आरोप दोषपूर्ण है, बी है अभियोजन साक्ष्य 2 या 3 अवसरों के पश्चात कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्यों को अपरिचित छोड़ते हुए समाप्त की जाती है, सी कह रहा दोषसिद्धि एवं दंडादेश का निर्णय अभियुक्त की अनुपस्थिति में दिया गया, डी कह रहा है प्रतिरक्षा साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात कतिपय महत्वपूर्ण अभियोजन साक्ष्यों को परिचित कराने के लिए समन किया गया। देखिए ये 4 क्वेश्चन बना रहा है और टिप्पणी के रूप में बना रहा है, तो आप सीधे सीधे धारा पहला जो क्वेश्चन है आरोप दोषपूर्ण है तो इसको धारा 215 और 464 और 465 को रिलेट करके आप लिख सकते हैं कि कोई भी गलती या त्रुटि आरोप में तब तक तात्विक नहीं होगा जब तक कि अभियुक्त भुलावे में न पड़ गया हो या फेलोर ऑफ जस्टिस न हुआ हो। और धारा 464 भी यही कह रहा है कि गलती का प्रभाव क्या होगा कि इसमें कोई भी फेरफार या उल्टा नहीं जाएगा जब तक कि वो फेलोर ऑफ जस्टिस न हुआ हो। तो इस तरीके से आप वर्णन करके इसका टिप्पणी में लिख सकते हैं कि इसका तात्विक तभी होगा
यानी कि मटेरियल तभी होगा जब तक कि ये भुलावे में न अभियुक्त पड़ गया हो या फेलोर ऑफ जस्टिस न हुआ हो। अब इसमें मोतीराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है, इसका देख सकते हैं, या खुद जो 215 मील स्टेशन है ये जो उसमें दृष्टांत दिया गया है कि एक व्यक्ति जिसको हत्या के लिए विवेचित किया जाता है और उसने उसी डेट पर उसी नाम से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मैंने दूसरे डेट पर हत्या हुआ है, तो वो भुलावे में यदि पड़ जा रहा है और उसका विचारण हो रहा है, वो समझ रहा है कि मेरा ही विचारण हो रहा है, तो वो फिर तात्विक हो जाएगा। यदि भुलावे में नहीं है, डिफेंड कर रहा है, तो वो भुलावे में नहीं है और उसका जो है माना जाएगा कि उस 215 से त्रुटि से कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये चाहें तो आप उत्तर में दे सकते हैं। अब इसका जो बी है, अभियोजन साक्ष्य के दौरान 3 अवसरों के पश्चात कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्यों को अपरिचित छोड़ते हुए समाप्त हो जाती है। तो ये देखिए धारा 311 से रिलेट करता है और इसमें चाहें तो जयललिता बनाम राज्य 2000 का मामला है, उसका वर्णन कर सकते हैं। इसमें न्यायालय की जो पावर है कि किसी व्यक्ति को री एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जा सकता है पुनः जजमेंट के पहले, तो उसको क्या है, चाहे तो वो कोई व्यक्ति उपस्थित है उसको भी बुलाया जा सकता है, परिचित किया जा सकता है, या जो व्यक्ति पहले से उसका एग्जामिनेशन हो चुका है उसको पुनः बुलाया जा सकता है। तो ये पावर है धारा न्यायालय का और धारा 311 का वर्णन करते हुए इसको आप आंसर पूर्ण कर सकते हैं टिप्पणी में। अब इसका क्वेश्चन नंबर सी है कि दोष सिद्धि और दंडादेश का निर्णय अभियुक्त की अनुपस्थिति में दिया गया। तो ये इसके लिए देखिए ऐसा है कि धारा 353 का जो धारा 5 है और 6 है ये रिलेवेंट है और ये थोड़ा सा कन्फ्यूज करने वाला है। कुछ लोग धारा 299 या 317 का हवाला दे देंगे, लेकिन यहाँ निर्णय की बात कर रहा है, प्रक्रिया में साक्ष्य को लेने की बात नहीं कर रहा है कि अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य कब ले, ये निर्णय अनुपस्थिति में कब सुनाया जाएगा इसका बात कर रहा है। तो ये धारा सीधे 353 का धारा उपधारा 5 और 6 को रिलेट करके इसका आंसर दिया जा सकता है। और 353(5) में कहा गया है कि यदि अभियुक्त अभिरक्षा में हो तो निर्णय सुनने के लिए उसे लाया जाएगा, और 6 कह रहा है उपधारा कि यदि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है तो उसके न्यायालय द्वारा सुनाए जाने वाले निर्णय को सुनने के लिए हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी, किंतु विचारण के दौरान उसकी व्यक्ति की हाजिरी से उसे अभिमुक्ति दे दी गई है तो उस कंडीशन में भी उसको निर्णय सुनने के लिए जरूरी नहीं है कि लाया जाएगा, जो कि धारा 299 और 317 में प्रक्रिया है। दूसरा कह रहा है कि दंडादेश केवल जुर्माने का है, तभी उसको ज़रूरत नहीं है आने की, वो जुर्माना उसके जो प्लीडर हैं वही एक्सेप्ट कर लेंगे। तीसरा है उसे दोषमुक्त कर दिया गया, यदि उसको दोषमुक्त कर दिया गया है तब भी उसको न्यायालय में निर्णय के समय उपस्थित होने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरीके से आप इसका आंसर पूर्ण कर सकते हैं टिप्पणी में। और 465 में जो बात कही गई थी कि अगर जो फेलोर ऑफ जस्टिस नहीं है तो निष्कर्ष या दंडादेश गलती या लोभ अनियमितता के कारण उलटने योग्य नहीं है, यानी कि जब कोई भी ऐसा निर्णय सुनाया जाता है अगर जो अनुपस्थिति में ही है, लेकिन यदि उससे फेलोर ऑफ जस्टिस नहीं होता है तो उसको फिर कोई ज़रूरत नहीं कि फेरफार किया जाएगा। अब जो इसका डी है, डी भी वही 311 से संबंधित है कि प्रति परीक्षा साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात कतिपय महत्वपूर्ण अभियोजन साक्ष्यों की परिचित करने के लिए समन किया जाना। तो धारा 311 में न्यायालय को पावर है कि कब वो किसी साक्षी को जिसका परीक्षण हो चुका है उसको पुनः तलब कर सकती है और उसका साक्ष्य ले सकती है या उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है। इसमें एक केस है असेंस्ट मेरा रेन बनाम महाराष्ट्र राज्य 1981 का मामला है, या इंदार बनाम अन्यट बनाम आबिद अन्य AIR 2007 का मामला है। इसमें कह रहा है कि वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस धारा का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी पक्षकार द्वारा कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट नहीं किए जाने के परिणाम स्वरूप किसी पक्षकार के प्रति अन्याय न होने पाए, इस वजह से किया गया है। और जो जयललिता की बात हमने कहा था, जयललिता बनाम राज्य के मामले में, उसमें सन 2000 में उसमें सीधे सीधे कहा गया कि लिंगर करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यदि संतुष्ट है न्यायालय तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उस मामले में इस धारा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, हमें विश्वास है कि मेरे द्वारा किए गए व्याख्या आप लोग को समझ में आए होंगे। क्वेश्चन आप लोग उसी अनुरूप में जहाँ जहाँ रिलेवेंट मैंने सेक्शन बनाया है पढ़ लीजिएगा। कमेंट्री में जो हमने केस ला दिया है उसको आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वर्णन के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।